हेलो। यहाँ पर जिनका सेमेस्टर 6 है और मेन हिंदी है उनके लिए एक प्रश्न है। स्मृति की रेखाओं के आधार पर गूंगिया का कथासार लिखिए। इसको हम पूर्व भूमिका गूंगिया रेखा चित्र का कथांश और उपसंहार के रूप में देखेंगे। साहित्य की अन्य विधाओं की तरह रेखा चित्रों में भी पात्र का सर्जन किया जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरणात्मक रेखाचित्र में प्रायः एक ही केंद्रीय पात्र होता है। अपने संपर्क में 8 लोगों की स्मृतियों को वो सिलसिलाबंद ढंग से घटनापूर्ण आख्यान के रूप में व्यवस्थित करती है ताकि केंद्रीय पात्र के चरित्र के आंतरिक और बाह्य पहलू पर ठीक से रोशनी पड़ सके और पाठक उसके व्यक्तित्व के आर पर झांक सके। यहाँ पर महादेवी ने पत्र शैली के माध्यम से ग्रामीण समाज की संबंधात्मक रेखाओं को खींचा है और गूंगिया के चरित्र के माध्यम से पूरे रेखा चित्र को मानवीय संवेदना से भर दिया है। गूंगिया के जीवन की हर एक अभिलाषाएं, संवेदनाएं, प्रेम भावना, तिरस्कार, दुख, करुणा आदि को आलेखित किया है। रेखा चित्र के ये पात्र प्रायः ही दलित, वंचित और पीड़ित सामाजिक समूहों के बीच से आते हैं। निर्धन जीवन और प्रतापीड़ित चरित्रों का एक विशाल भंडार महादेवी की गद्य कृतियों का प्राण है। नारी को अन्य न्याय दिलाने के लिए भक्तिन, गूंगिया, धनिया आदि सभी ऐसे पात्र हैं जो अपने अपने यथार्थ जीवन की जिजीविषा के साथ हिंदी साहित्य के चित्र में अमर हो गई है। अब हम देखते हैं गूंगिया रेखा चित्र का कथांश। महादेवी ने पत्र लेखन की लंबी रुचि कलात्मक रूप में रखने की कोशिश की है। लेखिका का कहना है कि वह स्वयं तो बहुत कम पत्र लिखती है, मगर कभी कभी आसपास के गांव में घूमने जाती तो ग्रामीणों के लिए पत्र लिखने के लिए बाह्य होना पड़ता है। उसी पत्रों की मुसीबत का वर्णन किया है जो ग्रामीण समाज की जनता लिखवाती थी। तब पत्र लिखने में क्या क्या पापड़ झेलने पड़ते हैं। गांव के लोग अपने अपने आत्मजनों को पत्र लिखवाने के लिए आते हैं। सभी की अपनी अपनी संवेदनाएं होती है। कोई दुखी माँ की परेशानी कोई दुखी माँ की परेशानी पुत्र को, ससुराल की बंदी बहू को, भाई को आने का आमंत्रण, कोई रोगी, नगर के मजदूर सहोदर को रुपया भेजने के लिए, चाचा रक्त संबंध के आधार पर भतीजे से बेल खरीदने में सहायता मांगता है। इन सभी की भाषा, अधूरे नाम, पते का कोई ठिकाना नहीं। असंबद्धता आदि के आधार पर पत्र लिखने के लिए आग्रह करते हैं और उसकी आत्मीयता से जुड़कर पत्र लिखना पड़ता है। महादेवी उन सभी के अभिप्राय को समझकर पत्र लिख दिया करती थी। पत्र लिख तो दिया, फिर उस पत्र को दोबारा पढ़कर सुनाती भी थी। आवश्यकता अनुसार उसमें तबादला करना पड़ता था। पत्र लिखने का यह सिलसिला लंबे अवसर तक चलता रहता। शहरों के लोग के बजाय ग्रामीण समाज अधिक भावुक होते हैं, इसलिए एक ही पत्र में सारे गांव का समाचार लिखवाने का आग्रह करते हैं। एक ही गांव का समाचार लिखवाने का आग्रह करते हैं। एक ही पत्र में गांव के प्रत्येक व्यक्ति अपनी ओर से कुछ न कुछ संदेश भिजवाना चाहता है, मगर मुसीबत तब खड़ी होती है जब भेजने वाले का कोई पता ठिकाना नहीं होता। अगर पत्र भेज दिया फिर उसका प्रत्युत्तर नहीं आता
तो सारा दोष पत्र लिखने वाले पर डाल दिया जाता है। इन सब कठिनाइयों के बावजूद महादेवी बिना आनाकानी करे ग्रामीणों के पत्र लिख देती है। पत्र लिखने की सबसे कठिन मुश्किल उन्हें तब पड़ी जब गांव की एक गूंगी स्त्री अपने परदेशी पुत्र को पत्र लिखवाने के लिए आई, मगर उस गूंगिया की पुत्र का पता मालूम न था। खास बात तो यह है कि वह बोल नहीं सकती थी। फिर भी कोई भी रूप में उसका पत्र पूरा तो हुआ और डाक में डाल भी दिया गया। महादेवी ने पत्र लेखन कला की पारिवारिक भूमि रखकर अपने मूल मंतव्य की ओर और लौट पड़ी। इसका मुख्य आशय गूंगिया के पात्र को न्याय दिलाने का था। इसमें गूंगिया का संपूर्ण चित्रण किया गया है, जिसने अपनी स्वर्गीय बहन के पुत्र को पाल पोस कर बड़ा किया। गूंगिया जिसके साथ पहले ब्याही थी, वह पुत्र एक बार चुपचाप साधुओं के साथ भाग गया था। पुत्र के भाग जाने से गूंगिया बहुत व्याकुल उठी। उसी गूंगिया के करुण गाथा महादेवी ने निम्न अलग अलग रूप से या फिर प्रस्तुत की है। गूंगिया गांव के संपन्न घराने की बेटी थी। उसका पिता तेली रघु समझदार था। गूंगिया का मूल नाम तो धनपति था, किंतु गूंगी होने के कारण से सारे लोग उसे गूंगिया नाम से पुकारने लगे थे। गूंगिया रघु की पहली संतान थी, इसलिए पालन पोषण लाड प्यार में कोई कमी नहीं थी। गोल मटोल शरीर वाली धनपति 10 महीने की थी तभी चलने लगी थी, मगर जब 5 साल की हुई तो भी जबान खोल न सकी। ए करके अपने सामाजिक भाव को व्यक्त करती थी। यह सब देखकर माता पिता उसके गले में ताबीज बांध गए। जंतर मंतर हुआ, हराड़ी का साथ लिया गया, मगर वह बोल न सकी। ईश्वर कुछ लेता है तो कुछ देता भी अवश्य है। इस तरह गूंगिया की जबान तो नहीं थी, मगर समझदारी भरपूर थी। वह बड़ी कुशल, प्रतिभावान, बुद्धिशाली थी। दूसरों की बात सुनकर उसका जवाब इशारों से दे देती थी। जब बड़ी हुई तो घर का सारा काम काज खुद संभालने लगी, मगर उम्र की दहलीज पर खड़ी गूंगिया का विवाह एक प्रश्न खड़ा कर गया। उसके पिता ने सोच समझ के जो पक्ष गूंगिया को देखने आने वाला था, उसको गूंगिया के बजाय छोटी बहन को दिखा दिया और हर रस्म रिवाज के मुताबिक गूंगिया का विवाह संपन्न हो गया। मगर जब ससुराल वालों के सामने वास्तविकता आई तो उन्होंने क्रोध और आवेश में गूंगिया घर से बाहर निकाल दिया। गूंगिया ने पति और सास के पैरों पर सास के पैरों पर पड़ी, बहुत रोई। उन्हें कितना मनाया, मगर किसी को भी उसकी दया नहीं आई। वह फिर अनमन होकर पिता के घर वापस लौट आई। पिता रघु ने जो अन्याय किया, छल कपट का आसरा लिया, पर उसकी वजह से छोटी सी गूंगिया के दिल को भारी धक्का लगा। फिर भी परिस्थिति के अनुसार अपने माता पिता की वह सेवा करने लगे। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वृद्धावस्था की वजह से गूंगिया को माता पिता ने गूंगिया के माता पिता ने
यह दुनिया छोड़ दी। समाधान के रूप में उसकी बहन की फिर उसी जगह ब्याही गई थी और उसी के पति के माध्यम से बहन की 2 बच्चे भी पैदा हुई, किंतु दोनों के जन्म के साथ ही वह मर गई और तीसरे बच्चे को जन्म देने के बाद खुद उसकी बहन भी चल बसी। अब पति के लिए बच्चों का लालन पोषण करना संभव नहीं था। इसी वजह से बहन के बच्चे को गुंगिया ने अपना बच्चा समझकर संभाल लिया। उसी वक्त पर जो गुंगिया का पति था, उन्होंने फिर वापस आने का प्रस्ताव रखा, मगर गुंगिया ने इनकार कर दिया। मगर बच्चे को संभाल लिया और फिर गुंगिया ने बच्चे का नाम हुलासी रखा और उसका पालन पोषण लालन पालन बड़े भाव से और प्रेम से करने लगी। उस बच्चे की अच्छी संभाल के लिए अपने सारे के सारे गहने कपड़े भी बेच डाले। हुलासी के पिता ने भी दूसरी शादी कर ली और उसी में ही तल्लीन हो गया। बच्चे को पूरी तरह भूल गया। हुलासी बड़ा हुआ तो पास पड़ोस के बच्चे उसे गूंगी का बेटा गूंगा कहकर चिढ़ाया करते थे। तब वह रोने लगता था। गूंगिया उसे बहुत समझाती थी। कुछ बड़ा हो जाने पर हुलासी को अपने असली माता पिता का ज्ञात हुआ। तब वह अपने पिता को मिलने के लिए कानपुर जाने को तैयार हो गया। गूंगिया ने उसे हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, मगर हुलासी नहीं माना। ऐसी स्थिति में उसने बचे गहने को गिरवी रखकर हुलासी को कानपुर भेजने की व्यवस्था की। जब हुलासी पिता को मिलने पहुंचा तो कोई भी प्रकार का प्रेम न देखा। नई जगह जानी नहीं चाहिए और हम कैसे रहेंगे, ऐसी फालतू बातें कहकर हुलासी को अपमानजनक परिस्थिति में रख दिया। हुलासी कानपुर से निराश होकर वापस लौट कर आ गया। गूंगिया ने उसे अपनी बाहों से गले लगा लिया। गूंगिया को पता चला कि पिता तो उसे रखना चाहता था, मगर वह सौतेली माँ ने ही इनकार कर दिया। जो साथ में सामान ले गया, ना कपड़े, मिठाई उससे भी छीन ली गई। इस प्रकार समय की अवधि चलती रही और 2 वर्ष यूं ही बीत गए। तब गांव में एक साधुओं की जमात आई। ये सभी संत मंडलियां शिष्यों के साथ चतुर्मास करने आते थे। गांव वाले श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के भोग लगाने लगे। बाबा जी को अनेक व्यंजन भी देने लगे और सेवा का प्रसाद देने लगे। बाबा जी बेटी आडम्बन के साथ भक्ति की प्रार्थना और सेवा लेते रहे और अपनी विचित्र प्रकार की शरीर भंगिमाओं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से भक्तों को संतुष्ट करने लगे। बाबा जी की स्त्रियों पर विशेष कृपा विद्यमान रहती और सारे गांव के साथ गूंगिया और हुलासी भी जाने लगे। बाबा जी भी बड़े चालाक थे। पहले सब कुछ जान लेते तो फिर अपने जाल में फंसाने का आयोजन करने लगते। हुलासी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पूरा इतिहास जान लिया और उसे फंसाने का मंसूबा बना लिया। गांव के अन्य भक्तजनों के साथ हुलासी भी बाबा जी की सेवा करने लगी। कभी कभी रात भी रुक जाता। एक बार वह 3-4 दिन वह बाबा जी के पास ही पड़ा रहा तो गूंगिया को चिंता होने लगी। गूंगिया ने बाबा जी के सामने अपना बेटा वापस दो। बाबा जी ने मक्कारी से हुलासी को अपने पास आने का इनकार कर दिया। परंतु एक दिन चुपचाप हुलासी रात को उठकर बाबा जी के साथ गांव छोड़कर भाग निकला और गूंगिया हुलासी का इंतजार करती करती थक गई। हुलासी के भाग जाने के 12-13 वर्ष बीत गए। इस दरमियान कलकत्ते से आए हुए एक व्यक्ति द्वारा गूंगिया को जानकारी मिलती है कि वह कलकत्ता में किसी सेठ का दरबान बन गया है और उसने विवाह भी कर लिया है। अपनी बच्ची के साथ आराम से चैन से सुखानुभूति कर रहे हैं। गांव के व्यक्ति गूंगिया के साथ मजाक मस्करी करते रहते।
भोली गुंगिया मजाक को सत्य मानकर हुलासी के प्रति अधिक ममतामय बन उठी और उनके लिए चिंतित और व्याकुल रहने लगी। ऐसी स्थिति में वह महादेवी के पास हुलासी को पत्र लिखने के लिए जा पहुंचती है। गुंगिया ने इशारों के माध्यम से महादेवी को अपना दुख बताया और पत्र लिखने के लिए कहा, मगर महादेवी के लिए यह कार्य सहज नहीं था। गुंगिया को अनेक प्रश्न करके और उसके सांकेतिक धारा के माध्यम से महादेवी ने बड़ी कठिनाई से हुलासी को भेजने का खत खत्म किया। तब ख्याल आया कि पता तो नहीं है। हुलासी दिन तैली कलकत्ता लिखकर लेखिका ने उनसे अपना पिंड छुड़वाया, मगर लंबे समय के बाद जब कोई उत्तर नहीं आया तो गुंगिया रोज महादेवी के पास पूछताछ करने आने लगी। ऐसी स्थिति में महादेवी कलकत्ता स्थित अपने सखी को पत्र लिखा, जिसमें गुंगिया की कथा लिखकर हुलासी की खोज करने का आग्रह भी किया, लेकिन कलकत्ता जैसे बड़े शहर में हुलासी को खोजना नामुमकिन समझा। इसी दरमियान गुंगिया बीमार पड़ गई। हर बार हुलासी के खत के बाद में महादेवी से पूछताछ करती कि तुमने जिस व्यक्ति के को हुलासी कहा, ऐसा व्यक्ति को देखा, ऐसा कोई मिला है। और एक दिन कोई अनाथ व्यक्ति हुलासी की कथा सुनकर द्रवित हो जाता है। वह भी 10-12 वर्ष पहले अपनी माँ को बताए बिना भाग आया था। अब तो उसकी माँ भी मर चुकी है। उसे विश्वास हुआ कि वह गुंगिया को सुख जरूर देगा। इससे अपनी माँ की आत्मा को बहुत सुख मिलेगा, इसलिए वह खुद हुलासी बनकर गुंगिया को एक खत और कुछ रुपया भेज रहा है। और महादेवी यह रहस्य को अपने तक ही सीमित रखे। एक बार हरभजन का पत्र और 10 रुपये आ गए। गुंगिया ने हुलासी का ही पत्र समझकर अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों में श्रावण भादो बरसने लगे। और एक दिन महीने के बाद गुंगिया खिलौने की खुली पिटरी और कपड़ों से भरी पेटी के बीच मरी हुई पाई गई। रुपये के कसो तकिए के नीचे पड़े हुए थे। महादेवी ने इस रेखा चित्र की खास विशेषता यह है कि इसमें संस्मरण में निबंध और रेखा चित्र दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है। संस्मरण का प्रथम भाग पत्र लेखन कला के संदर्भ में है। यहाँ पर ग्रामीण समाज लोगों के बीच पत्र कैसा लिखा जाता है और कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लोग किस किस प्रकार से की बात लिखवाते हैं, बातों का सविस्तार वर्णन करके महादेवी ने एक सफल निबंधकार के रूप में अपना लेखिका का परिचय दिया है। ग्रामीण समाज की पत्र लिखवाने की कई विशेषताएं होती है जो निबंध की शुरुआत में पढ़ी जा सकती है, क्योंकि उन सभी की बातों में कोई भी कुछ नहीं होता। भाषा की ग्रामीणता विद्यमान रहती है, इसलिए शुद्धता तो नहीं होगी। पत्र के शुरुआत के पहले अपने अपने इष्ट देवता के नाम जरूर लिखवाते, श्री राम, गणेशाय नमः आदि आदि। एक ही पत्र में गांव के सभी लोग अपनी अपनी तरह से बातें लिखवाते हैं। इस तरह कहे तो यह शैली विचित्र प्रकार की शैली मानी जाएगी। महादेवी ने इसमें सजीव ग्रामीण जीवन को उभारा है और सिद्ध कर दिया है कि ग्रामीण जीवन में गांव का प्रत्येक व्यक्ति पूरे समाज व्यवस्था का एक अंग बनकर रहता है। इसमें व्यक्तिगत भावना के बजाय सामूहिक प्रेम भावना और अलगाव विद्यमान रहता है। महादेवी ने संपर्क में आने वाले ग्रामीण समाज की रूपरेखा अंतर्गत यहाँ पर घुल मिल कर रखी है। उपसंहार के रूप में देखें तो गुंगिया इस संस्मरण की मुख्य नायिका बनकर उभरी है। उसके जीवन की करुणात्मकता कथा का चित्रण ही इस रेखा चित्र का मूल उद्देश्य रहा है। गुंगिया में कुशाग्र बुद्धि का होना, समझदारी उसकी संस्कारगत विरासत थी। फिर भी वाणी के बिना गूंगी होने की वजह से समाज का अन्याय जीवन भर झेलती रहती है।
यह शैली अद्भुत है। संस्मरण, इस संस्मरण शैली में मिश्रित शैली विद्यमान है। इसमें हम न तो शुद्ध निबंध भी कर सकते हैं और न ही शुद्ध रेखा चित्र भी। इसकी भाषा प्रसंगों के अनुसार बदलती रहती है और प्रभावशाली भी रही। इसमें जगह जगह पर संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहीं कहीं देश शब्द भी विद्यमान है। मुहावरे और कहावतें यहाँ यथास्थान प्रयुक्त किए गए हैं, जो भाव को अभिव्यक्ति के साथ भाषा की सौंदर्यता में सहायक बन गए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि इस रेखा चित्र में संस्मरण में भाषा की अभिव्यक्ति सराहनीय है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण होता है।